हेलो, दिस इज बिलाल। तो आज हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज फॉर द टॉपिक इन्फ्लेशन। और ये ए लेवल्स का है। थोड़े से एमसीक्यूज हमारे पास जो होंगे वो थोड़े से मज़े के और ट्रिकी होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सही। सबसे पहला एमसीक्यू, व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू कॉज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी दोनों चीजें करें। लीस्ट लाइकली। सही है। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, आगे भी कुछ एमसीक्यूज आएंगे तो वो भी हम जब देखेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा कि जब भी डेप्रिसिएशन होगी करेंसी की तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं बिकॉज दे आर चीप। एज अ रिजल्ट आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लीडिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं जिसकी वजह से रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव आप इंपोर्ट करते हो, लीडिंग टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो इफ यू हैवंट स्टडीड एक्सचेंज रेट एज ऑफ नाउ तो ये आगे कॉन्सेप्ट आता है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो बस वो इस चीज़ पे इंसार करें कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, लीडिंग टू इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स के लीस्ट लाइकली, तो ये तो लाइकली है कि वो एक्सचेंज यानी आपकी मुल्क में इन्फ्लेशन होगी। इंक्रीज्ड इंपोर्ट टैरिफ्स, तो अगर मैं टैरिफ्स बढ़ाऊंगा तो मेरे मुल्क में रॉ मटेरियल जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो महंगे हो जाएंगे। एंड इवेंचुअली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। तो दिस विल कॉज इन्फ्लेशन, वी नीड टू लुक एट लीस्ट लाइकली। डिक्रीज्ड गवर्नमेंट डिक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, दिस इज लीस्ट लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन। यस, एंड दिस विल बी माई राइट आंसर। लेट्स लुक एट द लास्ट, इंक्रीज्ड वेजेस। तो जब वेजेस डिक्रीज होंगी इंक्रीज होंगी सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। एंड दिस विल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सही है ना? तो डी भी इन्फ्लेशन कॉज करेगी। Moving on to the next MCQ. Sweden had a change in its consumer price index. Sweden had a change in its consumer price index 0.6, यानी deflation हुई. Which combination of policies might its government use to restore price stability? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी भी तरीके से एग्रीगेट डिमांड या तो बढ़ा दे या एग्रीगेट सप्लाई कम कर दे, तभी आपके मुल्क में डिफ्लेशन खत्म होगी। Increase interest rates. So if I increase interest rate, people are going to save more and consumer expenditure is going to decrease. Aggregate demand fall hogi, leading to deflation again. So this cannot be my answer. And similarly, B cannot be my answer. Reduce government spending. अगर government spending कम होगी, aggregate demand भी कम हो जाएगी. So this can also not cause inflation. Reduce interest rates. Now, this is the opposite of A and B, and obviously, this becomes the answer. If I reduce my interest rates, what is going to happen? People are going to save less and spend more. If they spend more, the aggregate demand is going to increase, leading to inflation, or price stability का मतलब होता है 1-2% inflation हो. Okay, the table gives us the value of price index of an economy in 2 years. So ये 2 सालों का है। हम कह सकते हैं कि मुल्क में तकरीबन 100% इन्फ्लेशन हो गई है क्योंकि प्राइस इंडेक्स 60 से 120 पे आ चुका है। और जब भी इन्फ्लेशन होती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, डबल हो गए। अब जो चीज़ मेरे पास 60 रुपए की थी अब वो 120 रुपए की मिल रही है। आसान जबान में हम यूँ समझ सकते हैं। द नॉमिनल एंड रियल इनकम, अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नॉमिनल इनकम का मतलब है जितने मैं कमा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई सैलरी इज 1 लाख रुपी एंड द नेक्स्ट ईयर इट्स 2 लाख रुपी, तो ये मेरी नॉमिनल है, जितने मैं कमा रहा हूँ। रियल, हकीकत में मैं कितने कमा रहा हूँ? सो इफ आई वॉज अर्निंग 1 लाख रुपी, नाउ आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज, तो कमा तो मैं 2 लाख रुपए रहा हूँ, लेकिन इन्फ्लेशन का भी तो इम्पैक्ट निकालना है। अगर इन्फ्लेशन मेरी 50% है तो अगर मैं इस अमाउंट से 50% इन्फ्लेशन लेस कर दूंगा, दैट वुड बिकम माई रियल इनकम। सही है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सही है। अब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इसने हमें इन्फ्लेशन का डेटा दिया है।
इनकम का कोई डेटा नहीं दिया हुआ, तो हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल्ड, जैसे मैंने बताया था, जो चीज़ मुझे 60 रुपए की मिल रही है वो 120 की मिल रही है। तो बेसिकली दिस इज द प्राइस इन द इकोनॉमी। एंड ए और बी इसलिए गलत है क्योंकि इनकम के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अब इन्फ्लेशन होती है, जरूरी नहीं है लोगों की इनकम डबल हो जाए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डबल्ड, नहीं, वी कैन नॉट से फॉर श्योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला, इन्फ्लेशन कितनी है, वो तो चलो दी हुई है। दूसरा, इनकम को क्या हुआ, वो नहीं दिया हुआ, तो हम इसके बारे में भी बात नहीं कर सकते। व्हाट कॉजेज अ राइज इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? ओके, कॉस्ट पुशन, कोई भी चीज जो कॉस्ट बढ़ा दे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब फॉल इन द इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स जब फॉल होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो स्पेंड ज्यादा करेंगे। स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट पुश नहीं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज कर रहा है। अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, सॉरी, अ राइज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स, इट्स जस्ट द ऑपोजिट ना। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अगेन दिस रेफर्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, हमने अभी ऊपर देखा था कि डेप्रिसिएशन होती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, लीडिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इम्पोर्ट्स कम हो जाती हैं बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। नाउ बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, तो रॉ मटेरियल जो हमारे पास है वो भी तो महंगा इंपोर्ट होगा, तो जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लीडिंग टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। और ये पाकिस्तान में बहुत होता है। आपके मुल्क में जब भी डिप्रिसिएशन होती है तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और पेट्रोल हर हर इंडस्ट्री में यूज होता है, तो हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। तो सी इज सपोजिटली द राइट आंसर, और डी हो ही नहीं सकता क्योंकि इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। सही। Which combination of fiscal and monetary policies is most likely to be effective in short run to prevent deflation? Now, if I want to prevent deflation, I need to increase my aggregate demand. Let's look at the options. Decreasing budget deficit. मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहे हो। सही है ना, यही मतलब है ना, बजट डेफिसिट को कम कर रहे हो, डेफिसिट को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, एग्रीगेट डिमांड कम। ये भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है। सी, इंक्रीजिंग द बजट डेफिसिट। ओ ओ, ओके ओके ओके, छोटी सी गलती। बजट डेफिसिट इज डिक्रीजिंग, सो दिस मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डिक्रीजिंग, राइट? क्योंकि बजट डेफिसिट बेसिकली बताता है टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अगर मेरे मुल्क में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है तो मेरे मुल्क में बजट डेफिसिट है। अब वो बोल रहा है बजट डेफिसिट इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, तो अब जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो आपके मुल्क में डिफ्लेशन होगी। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कॉम्बिनेशन से डिफ्लेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते। अब सी और डी में से कोई आंसर है। इंक्रीजिंग द बजट डेफिसिट्स, बिकॉज इफ यू आर इंक्रीजिंग द बजट डेफिसिट वी आर स्पेंडिंग मोर, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी उससे। सही है। डिक्रीजिंग द रेट, interest rate. So if I decrease the interest rate, people are going to save less, spend more. Again, aggregate demand बढ़ गई. So C is supposedly the right answer. Decreasing the money supply. अगर money supply कम होगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, वो spend नहीं करेंगे। जब वो spend नहीं करेंगे, aggregate demand कम हो जाएगी। तो again creating deflation. So C is supposedly the right answer. A government is faced with rising inflation, तो भाई मुल्क में महंगाई हो गई, it wishes to reduce inflationary pressure while avoiding a fall in output। तो इन्फ्लेशन भी कम करनी है, और उप्स, आउटपुट भी बढ़ाना है। सही है ना। तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखें, एक तरफ मैंने लिखा प्राइस लेवल, एक तरफ मैंने लिखा रियल जीडीपी।
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये मेरा प्राइस लेवल हो गया, ये मेरा रियल जीडीपी हो गया। सही है। अब हमें क्या करना है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिड्यूस करना है, यानी प्राइस लेवल्स को कम करना है, और फॉल इन आउटपुट अवॉइड करना है, यानी आउटपुट बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दो। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, रियल जीडीपी बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया, प्राइस लेवल्स कम हो गई। सही है। डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच एक्शन इज मोस्ट लाइकली टू मीट इट्स नीड्स। हमें एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना है। टैक्सेशन, बजट सरप्लस, एक्सचेंज रेट, all of these all of these will shift the aggregate demand। अभी हमने देखा था, या तो बढ़ाएगा या कम करेगा। लेकिन अगर मैं कंपटीशन को प्रमोट करूंगा तो ज्यादा बिजनेसेस होंगे, जब ज्यादा बिजनेसेस होंगे दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर। व्हेन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, aggregate supply is going to increase। Okay, let's move on to the seventh MCQ. Hmm. The graph shows a country's average inflation rate over 5 years period। अब ये इन्फ्लेशन रेट है। अब यहाँ पे बच्चे क्या भंड मारेंगे, ईयर वन से ईयर टू इन्फ्लेशन रेट हैज इंक्रीज, तो बच्चे बोलेंगे प्राइसेस भी बढ़ी हैं। ईयर टू से ईयर थ्री, बच्चे बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, प्राइसेस भी बढ़ी हैं। ईयर थ्री से ईयर फोर बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, प्राइसेस कम भी है। गलत। इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, जिसका मतलब है कि प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बट एट अ स्लोअर रेट। सही है। पहले 100 रुपए की चीज 110 की हुई, यानी 10 रुपए से बढ़ी। तो ईयर थ्री से फोर पे 110 की चीज 112 की हो गई, बढ़ी लेकिन कम रेट से। पहले 10 रुपए से बढ़ी, अब 2 रुपए से बढ़ी। और ईयर फाइव में, फोर से फाइव में, जब नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट है, क्योंकि ये जीरो के नीचे है, तो नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट है, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस एक्चुअली कम हुई है। तो इन्फ्लेशन रेट जब नेगेटिव होता है तभी प्राइसेस कम होती है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द जनरल प्राइस लेवल्स, इट ओनली फेल इन 1 ईयर। अब ये 1 ईयर का मतलब ईयर वन नहीं है, यानी एक साल में गिरी है, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ फिफ्थ ईयर में गिरी है। इट फेल इन 2 ईयर्स, नो। It rose only in 2 years. No, it rose in year two, year three, and year four. It was constant only in 1 year. नहीं, क्योंकि ईयर वन से ईयर टू पे कांस्टेंट तो नहीं थी, बढ़ी थी, तो दैट इज वाई डी आंसर नहीं है। हाँ, अगर अब मैं यही ग्राफ बनाता हूँ, अब ये देखें, ये ईयर वन हो गया, ये ईयर टू हो गया। ये अब बताएं, ईयर वन से ईयर टू क्या प्राइसेस, अगर ये सेम ग्राफ है, ये इन्फ्लेशन रेट ही दिखा रहा है, इन्फ्लेशन रेट मैंने लिख दिया और मैंने ये ईयर लिख दिया, सेम ग्राफ है। सही है। और मुझे बताएं कि क्या ईयर वन से ईयर टू प्राइसेस कांस्टेंट रही हैं। वेल, इफ यू सेड नो, यू आर राइट। ईयर वन से ईयर टू इन्फ्लेशन रेट सेम रहा है, मतलब पहले भी 10% से इन्फ्लेशन थी फॉर एग्जाम्पल, और अब भी 10% से इन्फ्लेशन है। तो 110, 100 रुपए की चीज 110 की भी, और 110 की चीज दो 121 की भी, यानी 10-10% से प्राइसेस बढ़ी है। तो इट नेवर रिमेन्ड कांस्टेंट। सही है। क्योंकि ये यहाँ पे प्राइसेस की बात कर रहा है। प्राइसेस कब कांस्टेंट होती है, जब इन्फ्लेशन रेट जीरो होता। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइसेस कब कांस्टेंट होती, जब इन्फ्लेशन रेट जीरो होता, कि आगे भी एक कॉन्सेप्ट में काम आएगा। in an economy wage in an economy, wages prices are both rising, but wages are rising faster। सही है। which feature is likely to exist in an economy। अगर wages बढ़ रही हैं तेजी से तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो होगी। तो सी या डी में से कुछ होगा आंसर। रियल इनकम्स, अब रियल इनकम का मतलब क्या है, अगर मेरी वेजेस बढ़ रही हैं 10% से और इन्फ्लेशन बढ़ रही है 5% से, तो इसका मतलब ये है कि मेरी रियल वेज 5% से बढ़ गई। क्योंकि 10% में से मैं 5% इन्फ्लेशन का माइनस कर देता हूँ, तो हकीकत में मेरी वेज कितनी बढ़ी, 5% से। अब अगर ये 10 के बजाय 15 होता, तो इस केस में क्या होता, मेरी वेजेस बढ़ी 15% से,
इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट मैं ले लेता हूँ 5%, तो नेट मेरी इनकम कितनी बढ़ी, रियल इनकम 10% से। देयरफॉर इसका जो आंसर है, रियल इनकम्स विल इंक्रीज। तो दो हाईलाइटेड पॉइंट्स डी हैं, एंड देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। विच ग्रुप मोस्ट लाइकली सफर्स ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन? जब इन्फ्लेशन होती है तो इस बंदे को या इस कैटेगरी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बोरोवर्स नहीं, बोरोवर तो सबसे ज्यादा चिल चलता है भाई, सबसे ज्यादा चिल। ये नहीं हो सकता। क्यों? उसने 100 रुपए लिए, एक साल बाद 100 रुपए वापसी करेगा, 100 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो चुकी होगी। इम्पोर्टर्स, अब इम्पोर्टर फायदे में रहेगा क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, तो वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लोग स्विच कर जाएंगे, तो ये भी फायदे में रहेगा। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को नुकसान जरूर है, लेकिन दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस। बल्कि सी कैन बी द राइट आंसर। लेट्स सी इफ डी इज अ बेटर ऑप्शन। फिक्स्ड वेज अर्नर्स, अगर एक बंदा 100 रुपए आज कमा रहा है और एक साल बाद भी 100 रुपए कमा रहा है, तो इसका तो पूरा पूरा लॉस हो गया ना। 100 रुपए की परचेजिंग पावर तो गिर गई। लेकिन प्रोड्यूसर को इतना नुकसान नहीं है क्योंकि वो प्राइसेस बढ़ा देगा। देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। नुकसान प्रोड्यूसर्स को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आपके फिक्स्ड वेज अर्नर्स को होगा। व्हाट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी? इन्फ्लेशन रेट के बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो, नॉमिनल को कन्वर्ट करते हो रियल पे। डोंट वरी, वी हैव टू एमसीक्यूज जिसमें हम कन्वर्ट भी करेंगे। सही है। सो प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन, एंड दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। इन ईयर 1 जीडीपी वाज 5 बिलियन, 500 बिलियन रियल। ईयर 2 में नॉमिनल जीडीपी rose by 577.5 billion and the prices increased by 5%. What is the real GDP in year 2? तो रियल निकालने का तरीका पता है क्या है? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। नॉमिनल को डिवाइड कर दें 1 प्लस इन्फ्लेशन की परसेंटेज। तो हमारे पास 577.5 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 + 5% से, यानी 1.05। लेट मी जस्ट कैलकुलेट क्विकली। और 577.5 डिवाइडेड बाय 1.05, I get an answer 550 billion. So that's how you convert a nominal value in real value terms. सही है। Bringing us to question number 11। सही, अब ये थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाएगा। द टेबल गिव्स द डेटा फॉर एन इकोनॉमी। सही है। अब ये देखें, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है। कैसे नॉमिनल है मुझे कैसे पता? क्योंकि वो बोल रहा है करंट प्राइस टर्म्स में, यानी इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई हुई। जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स कितना है? सही है। 100, 109, 10, 125, 149, 154। अब अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे ऊपर की वैल्यू को नीचे की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड ये 100 है तो ये 1 हो जाएगा, 109 है तो 1.09 हो जाएगा। क्योंकि ये 1, ये वाला जो 1 है ना, ये वाला वन ऑलरेडी एडेड है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट 2011 में 9% है, और 1 ऐड हुआ हुआ है तो 1.09 हो गया। इसी तरीके से ईयर 2012 में 1.25 हो जाएगा। 1 ऐड हुआ हुआ है, फॉर्मूले का ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस में ये इम्प्लाइड होता है, ऑटोमेटिकली ऐड हुआ हुआ होता है। सही है। सो लेट्स कैलकुलेट क्विकली एंड देन लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। तो 200 डिवाइडेड बाय 1, मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई? 200 ही आ जाएगा। 220 divided by 1.09. So this is 202 after rounding off. 240 divided by 1.25. This gives me 192. 300 divided by 1.49. This gives me 201 rounded off. 320 divided by 1.54. This gives me 208 rounded off. In which year real GDP declined compared to the previous year? तो डेटा देखें।
प्रीवियस ईयर के मुकाबले में। क्या डिक्लाइन हुई? नहीं। क्या डिक्लाइन हुई? हाँ। क्या डिक्लाइन हुई? नहीं। क्या डिक्लाइन हुई? नहीं। तो सिर्फ 2012 में डिक्लाइन हुई। हेंस द आंसर इज 2012, यानी 2012। एंड ये 10, 11 और 12 रियल और नॉमिनल जीडीपी से रिलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स सीपीआई? सीपीआई को क्या डिस्क्राइब करता है? बेसिकली डेफिनेशन, अ मेजर ऑफ चेंजेस इन द स्पेंडिंग पैटर्न। नहीं, ये तो इन्फ्लेशन तो सिर्फ स्पेंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये हाउस होल्ड्स की बात कर रहा है, तो सिर्फ हाउस होल्ड्स नहीं। मेजर ऑफ चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई इन्फ्लेशन होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगी, लेकिन इसके लिए दूसरा डेटा भी होना चाहिए, मतलब वेजेस को क्या हुआ है। तो सिर्फ सीपीआई से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर नहीं कर सकते हो। इट मेजर्स द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। यस, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। सही है, इसमें हम कुछ भी नया नहीं समझ सकते, ये बेसिक डेफिनेशन है। Under which conditions will nominal GDP and real GDP increase at the same rate in an economy? Okay. Nominal GDP और real GDP same rate से increase होगी ना? This is a very interesting question. Okay. अगर मेरा आउटपुट 0% से बढ़ता है, तो 200 था, 200 ही हो गया, लेकिन डिफ्लेशन है, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ये 200 से कम हो जाएगा, यानी दोनों सेम नहीं होंगे, देयरफॉर ए कैन नॉट बी द आंसर। बी, मेरा जीडीपी 200 था, कितने परसेंट बढ़ा? 0। 200%, 200 ही रह गया, और इन्फ्लेशन 2% थी, तो मतलब ये 200 से जब मैं उसको डिफ्लेट करूंगा ये बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस लेवल्स बढ़ गई है ना। प्राइस लेवल बढ़ रही है, मतलब ये 202 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा, क्योंकि 2% से बढ़ रहा है। सही। आगे बढ़ते हैं। सी, आउटपुट कितना बढ़ा? 2% से, तो 200 से 204 हो गया। सही है। प्राइस लेवल्स कितनी रही? 4%। 0%, सॉरी। प्राइस लेवल कितनी रही? 0%। तो जब मैं नॉमिनल से रियल पे इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हुई नहीं है। जब इन्फ्लेशन हुई नहीं है तो नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू सेम ही रहेगी। सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज वाई सी इज राइट। अगर डी है, डी को देखते हैं, तो 200 था, 2% बढ़ गया, 204 हो गया, और प्राइसेस भी 2% बढ़ गई, यानी ये मजीद 2% से बढ़ जाएगा, तो नॉमिनल और रियल में फर्क आ जाएगा। देर इज ओनली वन सिचुएशन व्हेन नॉमिनल एंड रियल रिमेन द सेम, जब इन्फ्लेशन ना हो। सही है। ओवर पीरियड, ओवर पीरियड ऑफ अ ईयर annual rate of inflation becomes negative, मतलब deflation, price levels are falling. Which statement is correct? Cost of living has fallen. Yes. सस्ती हो गई ना चीजें, नेगेटिव है तो फिर चीजें सस्ती हुई हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज फॉलन। नो, इट हैज रिजन। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड। जरूरी नहीं है, अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वेजेस का बता होना जरूरी था। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। गलत। सही। आगे बढ़ते हैं। फाइनल एमसीक्यू। एन इकोनॉमी is experiencing कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, विच ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू बी कंसर्न? किसको फर्क नहीं पड़ेगा? बोरोवर्स। ऊपर हमने सिमिलर एमसीक्यू देखा था। सही है, उसमें किसको फर्क पड़ेगा था, इसमें किसको फर्क नहीं पड़ेगा? बोरोवर को फर्क नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर्स को फर्क पड़ेगा। यस, क्योंकि फिर उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाएगी। क्रेडिटर्स को फर्क पड़ेगा। यस, क्योंकि जो पैसे दिए थे जो मिलेंगे वो कंपैरेटिवली लोअर परचेजिंग पावर पे मिलेंगे। एक्सपोर्टर को भी फर्क पड़ेगा, उसका माल महंगा हो गया, कोई खरीदेगा नहीं। सो दीज आर योर MCQs. I hope you understood them. If you have any questions, you can ask me on WhatsApp. Until then, see you. Allah Hafiz. Goodbye.